बलात्कार जैसे किसी गंभीर अपराध की जांच में सबसे अहम कदमों में से एक होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। अब भारत में इस पूरी प्रक्रिया को लेकर एक नया और कह सकते हैं बिल्कुल साफ सुथरा कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 184। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये कानून पीड़िताओं के लिए न्याय के सफर को कैसे बदल सकता है। इस कानून को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये धारा 184 आखिर है क्या। फिर ये पहले 24 घंटे इतने ज़रूरी क्यों हैं? सहमति यानी कंसेंट का क्या मतलब है इसमें? एक मेडिकल रिपोर्ट में आखिर क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए? और सबसे आखिर में ये रिपोर्ट एक सबूत बनकर अदालत तक पहुंचती कैसे है? तो सबसे पहला सवाल, ये धारा 184 असल में है क्या? देखिए, ये कानून बलात्कार की जांच के सबसे नाजुक हिस्से यानी मेडिकल परीक्षण के लिए एक तरह का स्पष्ट रोड मैप देता है। इसका मकसद ही यही है कि हर कदम बिल्कुल पारदर्शी हो और एक स्टैंडर्ड तरीके से फॉलो किया जाए। जरा सोचिए, पहले हो सकता था कि अलग-अलग जगहों पर जांच के तरीके थोड़े अलग हो, लेकिन अब ये धारा 184 पक्का करती है कि मामला कहीं का भी हो, जांच एक ही तय तरीके से होगी, संवेदनशील तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से। इससे होता क्या है? सबूतों की क्वालिटी और भरोसेमंदी दोनों बढ़ जाती हैं। इस कानून का एक सबसे जरूरी पहलू है समय। न्याय में देरी ना हो, इसके लिए ये कानून जांच की प्रक्रिया को फौरन शुरू करने पर बहुत जोर देता है। कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। जैसे ही पुलिस को अपराध की जानकारी मिलती है, उनके पास पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजने के लिए सिर्फ 24 घंटे होते हैं। ये जो टाइम लिमिट है ना, ये सबूतों को महफूज रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पूरी प्रक्रिया को आप देखेंगे कि जानबूझकर बहुत सरल रखा गया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। जैसे ही पुलिस को इत्तला मिलती है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो पीड़िता को तुरंत मेडिकल जांच के लिए भेजें। इसमें कोई तीसरा स्टेप या किसी भी तरह की देरी की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। अच्छा, कानून ये भी तय करता है कि जांच कौन करेगा और कहाँ करेगा। ये जांच सिर्फ एक रजिस्टर्ड डॉक्टर ही कर सकता है, और वो भी केवल एक सरकारी अस्पताल में। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जांच की निष्पक्षता और उसकी क्वालिटी पर कोई भी सवाल ना उठा सके। अब बातें हैं इस कानून के सबसे अहम हिस्से पर, वो है सहमति यानी कंसेंट। ये एक ऐसा शब्द है जिसके बिना ये पूरी की पूरी प्रक्रिया ही अवैध है, इल्लीगल है। कानून में सीधे सीधे ये लिखा है, महिला की सहमति के बिना कोई भी जांच वैध नहीं मानी जाएगी। बस ये एक लाइन इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ है। मतलब पीड़िता का नियंत्रण और उसकी सहमति ही सबसे ऊपर है। और हाँ, ये सहमति सिर्फ हाँ या ना कहने तक ही नहीं है। डॉक्टर को अपनी मेडिकल रिपोर्ट में बाकायदा ये लिखना होता है कि पीड़िता ने जांच के लिए अपनी सहमति दी है। ये कोई ऑप्शन नहीं, एक कानूनी ज़रूरत है। तो ठीक है, एक बार सहमति मिल गई, उसके बाद डॉक्टर असल में रिपोर्ट में लिखते क्या हैं? आइए इस बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज के अंदर एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर फिर से समय की अहमियत सामने आती है। कानून कहता है कि रिपोर्ट बिना किसी देरी के तैयार की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है ताकि यादें और सबूत दोनों ताज़ा हों, जिससे रिपोर्ट ज़्यादा सटीक और भरोसेमंद बनती है। कानून के मुताबिक रिपोर्ट में कुछ चीज़ें होना ज़रूरी हैं, जैसे पीड़िता का नाम, उम्र, अगर कोई चोट के निशान हैं तो वो, उनकी मानसिक स्थिति और डीएनए के लिए जो सैंपल लिए गए हैं उनका ब्यौरा। ये एक चेकलिस्ट की तरह है ताकि कोई भी जरूरी सबूत छूट ना जाए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। डॉक्टर को ये भी बताना होता है कि वो अपने नतीजों पर क्यों और कैसे पहुंचे। उन्होंने जांच कब शुरू की और कब खत्म की, इसका बिल्कुल सटीक समय भी लिखना होता है। और हाँ, एक बार फिर सहमति का जिक्र करना तो अनिवार्य है ही। तो ये सवाल उठ सकता है कि भाई इतने सारे नियमों और डिटेल्स की जरूरत क्या है? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि यही सारे विवरण एक मजबूत केस की नींव रखते हैं। हर छोटी से छोटी डिटेल अदालत में न्याय दिलाने में मदद कर सकती है। अब आता है प्रक्रिया का आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव, ये पक्का करना कि जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो सुरक्षित तरीके से अदालत तक पहुंचे। इसे चेन ऑफ कस्टडी कहते हैं, यानी सबूतों की एक ऐसी चेन जो कहीं से भी टूटी ना हो। जैसा कि हम देख सकते हैं, प्रक्रिया बिल्कुल साफ है। डॉक्टर 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट जांच अधिकारी यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देते हैं और फिर वो अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट को सौंपता है।
ये जो टाइम लिमिट और सीधा रास्ता है, ये पक्का करता है कि रिपोर्ट के साथ कोई छेड़छाड़ न हो और ये सीधे कानूनी रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। ये जो हैंडओवर है ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई नहीं है, ये वो पल है जब एक मेडिकल डॉक्यूमेंट एक ताकतवर कानूनी सबूत में बदल जाता है जो अदालत में केस की दिशा तय कर सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि धारा 184 सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है जो सफाई, तेजी और सम्मान पर टिका है। ये इस बात को पक्का करने की एक कोशिश है कि जांच की प्रक्रिया पीड़िता के अधिकारों की रक्षा करे, न कि उन्हें और तकलीफ पहुंचाए। तो हमारे सामने एक साफ और मजबूत कानून तो है, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये कानून कागज से निकलकर जमीन पर बदलाव ला पाएगा? क्या ये सच में पीड़ितों के लिए न्याय की प्रक्रिया को तेज, निष्पक्ष और ज्यादा मानवीय बना पाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त और हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी पर ही निर्भर करेगा।